सो वर्ल्ड मैप की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज बात करते हैं अफगानिस्तान के बारे में। देखिए, इससे पहले हमने डिस्कस किया था पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव्स के बारे में। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखिए। देखिए, अफगानिस्तान के बारे में बात करते हैं। अफगानिस्तान की अगर कैपिटल की बात करें तो वो है काबुल। ठीक है, थोड़ा अगर हिस्ट्री चेक करें तो 1893 में जो आपकी एक वॉर हुई थी बिटवीन अफगानिस्तान एंड ब्रिटिश इंडिया, जिसे कहा जाता है सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर। ठीक है, सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर के बाद क्या हुआ था, तो एक सीमा बनी थी इन बिटवीन ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच, जिसे कहा गया डूरंड रेखा। डूरंड रेखा, ठीक है, तो डूरंड रेखा बनी थी 1893 में। ठीक है, आजकल अगर वर्तमान समय की अगर बात करें तो अफगानिस्तान के ऊपर जो शासन है वो है तालिबान शासन। ठीक है, तालिबान लोगों ने तालिबान ने इस पे क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है। ठीक है, तालिबान की स्थापना की अगर बात करें तो इसको कहा जाता है कि जो 1978 और 82 की जो अफगान वॉर हुई थी उस टाइम पे जो तालिबान था वो एमर्ज हुआ था, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे ये बना था। ठीक है, दो लोग मेजर माने जाते हैं जिन्होंने क्या किया था, इसकी स्थापना की थी। तो एक तो था मोहम्मद ओमर। ठीक है जी, मैं नाम लिख लेता हूँ, वैसे ज़रूरी है नहीं है। ठीक है जी, मोहम्मद ओमर। और एक था अब्दुल गनी, अब्दुल गनी बरादर। ठीक है, ये दो लोग माने जाते हैं कि इन्होंने स्थापना की थी तालिबान की। ठीक है, इन अफगानिस्तान। ठीक है, कुछ एक शहर की बात करें तो यहाँ पे आपको बामियान दिखाई दे रहा होगा। ठीक है जी, बामियान। ये बामियान क्यों इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध की प्रतिमा थी। ठीक है, क्या अब नहीं है, तो नहीं, अब नहीं है। क्यों नहीं है, तो यहाँ के जो नेटिव लोग थे, जो यहाँ के जो लोग थे, इन्होंने क्या किया कि इस बामियान में जो बुद्ध की प्रतिमा थी इसको बम से उड़ा दिया था। क्यों इन्होंने बम से उड़ाया, क्योंकि उस समय चला था डिस्प्यूट थोड़ा सा, जो ये आपके यहाँ के नेटिव लोग, जो यहाँ पे मुस्लिम लोग रहते थे और जो बौद्ध लोग रहते थे, उनमें चला था थोड़ा मनमुटाव। ठीक है, और वैसे भी उस समय दंगे हो रहे थे म्यांमार में, और वहाँ पे लोगों ने, जो बौद्ध लोग थे, उन्होंने मारना शुरू कर दिया किसे, मुस्लिम लोगों को। तो उसी के ही मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उसी गुस्से में उन्होंने क्या कर दिया, बुद्ध की प्रतिमा को तोड़ दिया। तो वर्तमान समय में तो ये है नहीं, तो अभी कौन सी है, तो ये है स्प्रिंग बुद्धा। स्प्रिंग बुद्धा की जो स्प्रिंग बुद्धा, ये जो मूर्ति है, ये विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध की प्रतिमा है, ये चीन में है। ठीक है जी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अबाउट आपके। देखिए, एक दो पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें इस हिंदू कुश पर्वत के बारे में, ठीक है, तो हिंदू कुश के बारे में वैसे ही हमने काफी वीडियोस में डिस्कस किया है। मॉनसून को जो मेन कारण है, देखिए, वेस्टर्न डिस्टरबेंस आती है मेडिटेरियन सी से होती हुई और इसी पर्वत के ऊपर टकराती है। ठीक है, इस पर्वत के ऊपर टकराती है, किस पे, हिंदू कुश पे। हिंदू कुश जो है वो बाउंड्री निर्धारित करता है किन दो देशों के बीच, सो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ही बाउंड्री निर्धारित करता है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के वजह से होने वाली जो बारिश है अफगानिस्तान में, वो किस किस पर्वत की वजह से होती है, तो इस हिंदू कुश पर्वत की वजह से। ठीक है, ये यहाँ नीचे तक है ये पर्वत। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो अब आगे बात करते हैं नेपाल के बारे में। फर्दर अगर हम बात करें तो अब बात करेंगे हम नेपाल के बारे में। देखिए, जो नेपाल है ये एक बफर कंट्री है। बफर कंट्री उस कंट्री को कहा जाता है जो एक एक्चुअली में साइज में छोटी हो और दो विशाल शक्तियों के बीच, महाशक्तियों के बीच क्या हो, वो लैंड लॉक्ड हो। ठीक है, लैंड लॉक्ड होने का क्या मतलब है कि कहीं से भी किसी समुद्र से अटैच नहीं है। ठीक है, तो नेपाल क्या है, एक बफर कंट्री है। ठीक है, अब कुछ मेन पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें। अच्छा, पर्वत श्रृंखला से पहले हम इसकी राजधानी देख लेते हैं। तो राजधानी क्या है इसकी, काठमांडू। ठीक है, काठमांडू दो चीजों के लिए फेमस है। नंबर एक, ये पशुपतिनाथ टेम्पल के लिए, पशुपतिनाथ टेम्पल। ठीक है जी, जो पूर्ण रूप से किस चीज का बना है, तो लकड़ी का बना है। ठीक है, सेकेंडली अगर हम बात करें तो यहां पे है सार्क का मुख्यालय। सार्क का मुख्यालय, सार्क मतलब, इसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे, दैट इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल काउंसिल। ठीक है, जो एशिया की जो सदर्न कंट्रीज है उसका एक काउंसिल है, उसे कहा जाता है सार्क। तो उसका मुख्यालय कहां है, काठमांडू में। पर्वतों की अगर हम बात करें तो यहां पे कुछ मेन मेन जो आपके पर्वत चोटियां हैं वो है धौलागिरी, धौलागिरी। उसके साथ एक और इंपॉर्टेंट है, दैट इज अन्नपूर्णा।
ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज माउंट एवरेस्ट। और ये आपको बताने की जरूरत है नहीं कि माउंट एवरेस्ट जो है वर्ल्ड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है। अगर आपको पता है तो हाइट इसकी आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, ठीक है। कुछ नदियों की बात अगर हम करें तो बेसिकली 3 जो मेजर रिवर्स हैं वो क्या होती है, नेपाल से निकलती है और कहाँ एंटर करती है, भारत में एंटर कर जाती है। देखिए, एक तो है कर्नाली रिवर जो आती है नेपाल से और इंडिया में, सेकंड है गंडकी और थर्ड है कोसी। अब अगर कोसी की हम बात करें तो कोसी को क्या कहा जाता है कि ये एक ऐसी रिवर है जिसकी वजह से बिहार में बहुत ज्यादा फ्लड आता है। देखिए, बिहार के बिल्कुल सेंटर से होके कौन सी नदी निकलती है, तो वो निकलती है गंगा। और ऊपर से नेपाल आपका हाइट पे है, हिमालय की चोटी के, हिमालय के ऊपर है ये, ठीक है। तो यहां से भी क्या होती है, कोसी रिवर एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर क्या करती है, कैरी करती है अपने साथ और ले आके कहां गिरा देती है, गंगा में, जिस वजह से बिहार में आती है बहुत भयंकर बाढ़, ठीक है। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे। अच्छा, एक और अगर हम बात करें तो एक यहाँ पे पर्वत श्रृंखला भी है, ठीक है। उस पर्वत श्रृंखला का नाम है महाभारत, महाभारत पर्वत श्रृंखला, ठीक है जी। तो ये पर्वत श्रृंखला कहां पे है, तो नेपाल में। अगर आपसे पूछेंगे महाभारत पर्वत श्रृंखला कहां है, तो वो है नेपाल में, ठीक है। फर्दर आगे बात करते हैं। देखिए, आगे अब बात करते हैं भूटान के बारे में। भूटान की जो डिस्कशन है वो करेंगे हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में, ठीक है जी। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में हम इसे पढ़ेंगे, और एक बांग्लादेश, ये जो देश है इनको पढ़ेंगे हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि इंडिया से इनका रिलेशन अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। देखिए, भूटान जो है एक ऐसा देश है जहाँ पे अभी भी राजतंत्र चलता है, ठीक है जी। राजतंत्र अभी भी यहाँ पे चलता है, राजाओं का शासन चलता है, ठीक है। सार्क टैंक की अगर हम बात करें, सार्क टैंक, तो सार्क टैंक इसकी एक टेरिटरी है जिसको चाइना जो है बोलता है कि मेरी टेरिटरी है, उसे क्लेम करता है। अब चाइना सोचता है कि सब कुछ ही उसके बाप का है, ठीक है, तो इसमें क्या कर सकता है कोई, ठीक है। बट बेसिकली ये जो टेरिटरी है ये किसकी है, भूटान की। एक और टेरिटरी की बात करें जिसपे बहुत ज्यादा डिस्प्यूट हुआ था, तो वो है डोकलाम, ठीक है जी। डोकलाम जो है वो भी किसकी टेरिटरी है, तो वो भी भूटान की टेरिटरी है। इसके साथ साथ मैं एक और चीज आपको बता दूं, इसकी भूटान की अपनी कोई आर्मी नहीं है, ठीक है। तो इंडिया की जो इसकी जो प्रोटेक्शन है वो कौन करता है, इंडिया ही करता है। अब आते हैं डोकलाम के बाद। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि ये डोकलाम जो था ये कब हुआ था, कब चाइना यहाँ घुस गया था, किस ईयर में घुसा था, ठीक है। बहुत ज्यादा डिस्प्यूट हुआ था, विवाद हुआ था, और इंडियन आर्मी ने बहुत अच्छे से खदेड़ा भी था यहाँ से उनको, ठीक है। आगे बात करते हैं कि डोकलाम में क्या मुद्दा था। देखिए, यहाँ पे इस पॉइंट पे भूटान में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकल पॉइंट है, किसका, इंडिया का। क्यों है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले उसका नाम देख लेते हैं। तो उसका नाम था जामफेरी रिज लाइन, रिज लाइन, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकल पॉइंट था, किसके लिए, इंडिया के लिए, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिए ये बिहार और असम, अब आप मुझे बताइए कि अगर किसी आदमी को बिहार से जाना है बाय रोड, ठीक है, और वो जाना चाहता है असम तक, तो कहां से जाएगा, यहीं से होकर जाएगा ना, यहीं से जा सकता है, क्योंकि यहां तो बांग्लादेश है, ऊपर क्या है, नेपाल है, ठीक है। तो ये एक पतला सा रास्ता रहता है। तो ये पतला रास्ता जो इसका नाम है क्या, तो इसे कहा जाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ठीक है, जिसको कहा जाता है चिकन नेक, चिकन नेक। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो बिहार से असम जाने के लिए ये पतला सा रास्ता जो है, अगर किसी तरह से इसे ब्लॉक कर दिया जाए, तो आप मुझे बताइए कि क्या इंडिया का इस नॉर्थ ईस्ट रीजन से ये जो 7 सिस्टर्स है यहां से कनेक्शन बिल्कुल ही टूट जाएगा, बिल्कुल टूट जाएगा, ठीक है। जिस वजह से क्या होगा, अगर यहाँ पे सप्लाईज भी पहुंचनी हो कुछ, तो वो नहीं पहुंच पाएगी किसी तरह से, ठीक है। कोई अल्टरनेट रूट हमारे पास है नहीं, ठीक है। तो क्या होगा उस वजह से यहाँ पे इस चाइना की एंट्री का खतरा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए क्या हुआ था कि यहां तक चाइना घुस गया, इस जामफेरी रीज लाइन तक घुस गया। तो यहाँ पे आर्मी ने दिखाया अपना दम और इन्हें खदेड़ना शुरू किया, और खदेड़ के सीधा बाहर, ठीक है। तो ये कहां था, ये डोकलाम में सब हुआ था। आप मुझे बताएंगे कि ये हुआ कब था, ठीक है। तो भूटान की एक और चीज आप बता देंगे मुझे, दैट इज कैपिटल, तो राजधानी आप मुझे बताएंगे, ठीक है जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे किसके बारे में। अच्छा, एक और, तालाब विद्युत परियोजना,
ये एक ऐसी परियोजना है जो कहाँ है, भूटान में है। क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये किसने बनाई है भूटान में, तो इंडिया ने बनाई है जी, ठीक है। तो इंडिया ने भूटान में एक परियोजना बनाई है, दैट इज ताला विद्युत परियोजना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब आगे बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। अब आगे बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। सो देखिए 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो ये पूर्वी बंगाल के रूप में अलग हुआ। कहां से, बंगाल से, ठीक है, पूर्वी बंगाल के रूप में। 1947 में ये एज अ टेरिटरी भी क्या था, ये पाकिस्तान की टेरिटरी थी, ठीक है जी। तो इसे कहा जाता था पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। क्या कहा जाता है, यही लिख लेता हूं, पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। तो ये किसकी टेरिटरी थी, तो ये पूर्वी पाकिस्तान हो गया, ये पश्चिमी पाकिस्तान हो गया उस समय का, ठीक है। अब जो ज्यादातर जो रिप्रेजेंटेशन थी, ठीक है, जो इसका जो बिहेवियर था टुवर्ड्स बांग्लादेश, वो कैसा था, डोमिनेटिंग था, ठीक है। वो इसको डोमिनेट करना चाहता था एक तरीके से। वो ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई रिप्रेजेंटेशन वहां से हो, कोई नेता वहां से खड़ा, ठीक है। लेकिन अच्छा, ज्यादातर बनते भी थे यहाँ पे, ठीक है, ज्यादातर नेता यहीं के बनेंगे, वहां पे वो डोमिनेट कर लेंगे उन्हें, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि 1970 में बांग्लादेश में सरकार बन गई। जो उस समय का पूर्वी पाकिस्तान का एक था व्यक्ति जिसका नाम था शेख मुजीबुर रहमान, तो उसकी सरकार बन गई। अब उसकी जब सरकार बनी तो इनको गुस्सा आ गया और इन्होंने क्या कर दिया, खुंदस में यहाँ पे अटैक ही कर दिया इन्होंने। जब इन्होंने अटैक किया तो अब क्या हुआ, तो देखा शेख मुजीबुर रहमान ने कि अटैक तो हो गया पश्चिमी पाकिस्तान का, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक सेना का निर्माण किया जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी सेना, मुक्ति वाहिनी सेना, ठीक है। तो मुक्ति वाहिनी सेना ने अपने पूरे सामर्थ्य के साथ किससे लड़ने की कोशिश की, पाकिस्तान से। लेकिन नई नई वो सेना बनी थी, ठीक है, नई नई आर्मी तैयार हुई थी, तो वो कहाँ पाकिस्तान की आर्मी से लड़ पाती, ठीक है। तो उन्होंने हेल्प मांगी इंडिया से, इंदिरा गांधी से। तो इंदिरा गांधी ने पूछा मानेकशॉ से, जनरल मानेकशॉ जो उस टाइम पे थे, तो उनसे पूछा कि क्या करें। तो मानेकशॉ ने बोला कि इस समय यहाँ पे बाढ़ आई है, तो अभी हम अटैक नहीं करेंगे, हम करेंगे ठंड के टाइम पे अटैक। तो अटैक हुआ और आर्मी ने जब यहाँ पे थुरना शुरू किया, ठीक है, मारना जब शुरू किया पाकिस्तानियों को, तो बहुत बुरे तरीके से भगा भगा के मारा, ठीक है। आईएनएस को डिप्लॉय किया गया था यहाँ पे, ठीक है, जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, यहाँ पे डिप्लॉय किया गया आईएनएस को, ठीक है। आईएनएस ने यहाँ पे अलग से बमबारी करनी शुरू कर दी पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानियों के ऊपर, ठीक है। अब हुआ क्या कि जब यहाँ से आईएनएस विक्रांत ने इसको मारना शुरू किया पाकिस्तानियों को, ठीक है, तो यहाँ से आ गया पीएनएस गाजी, ठीक है। पीएनएस गाजी आ गया और उसकी क्या कोशिश थी, इस एक पनडुब्बी थी, ठीक है। तो उसकी पूरी कोशिश थी, उस समय की सबसे उन्नत सबमरीन थी ये, ठीक है। तो उसकी पूरी कोशिश ये थी कि ये विक्रांत को वहां से रास्ते से हटा सके, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, रास्ते में इसे मार गिराया गया, ठीक है, इसे भी। अब हुआ ये कि जो अमेरिका था उसने इन्वॉल्व होने की सोची कि मैं भी इन्वॉल्व होता हूं, ठीक है। तो उसका झुकाव था पाकिस्तान की तरफ उस समय पे, ठीक है। अब उसने पाकिस्तान की तरफ झुकाव था, तो यहां से उसने क्या किया, अगर हम वर्ल्ड मैप पे देखेंगे तो उसने क्या किया, आपका अटलांटिक ओशियन से होते होते उसने क्या भेज दिया, 7 फ्लीट को भेज दिया, 7 फ्लीट। जब इंडिया को पता लगा कि 7 फ्लीट जो है वो भारत की तरफ को बढ़ रहा है, तो हमने जो है हमारे एक जो मित्र राष्ट्र था उस समय का, उससे हमने हेल्प मांगी, ठीक है। तो हेल्प थी रशिया से, तो उसने क्या किया कि तुम टेंशन नहीं लो, मैं भेजता हूँ यहाँ से। तो उसने भेजी वहाँ से, रशिया से 40 फ्लीट, ठीक है। आप सभी को पता है कि इंटरनेशनल रिलेशन में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। तो ये 40 फ्लीट क्यों भेजा गया, तो 40 फ्लीट भेजने का एक कारण था, श्रीलंका में जो हम्बनटोटा पोर्ट था वो किसने हटवाया था, तो अमेरिका को वहां से किसने हटाया था, इंडिया ने ही हटाया था, ठीक है। तो उस हेल्प में क्या हुआ, उसके बदले यहाँ पे हेल्प हुई थी, और इतने अच्छे से हेल्प की कि इसने बोल दिया, क्या किया, इसने बोल दिया कि अगर यहाँ पे एक भी मिसाइल दागी गई विक्रांत के ऊपर तो सीधा क्या होगा, 40 फ्लीट 7 फ्लीट को खत्म कर देगा, एक तरीके से वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा उस टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से स्टेलमेट की हो गई, लेकिन एट द एंड 7 फ्लीट को पीछे हटना पड़ा, अमेरिका को पीछे हटना पड़ा, और विक्रांत अपनी जगह पे फिर भी बमबारी करता रहा यहाँ पे,
ठीक है। और 1971 में जो वॉर शुरू हुई थी, दैट इज बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। 1971 में जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुई, उसमें बांग्लादेश को क्या करवा दिया गया, आजाद करवा दिया गया। कहां से? पाकिस्तान से। ठीक है। अब फर्दर अगर हम बात करें, आई होप आपको ये चीज समझ आई हो। अब हम फर्दर अगर बात करें तो आप देखेंगे कि बांग्लादेश जो है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के एक तरफ को है। ठीक है, अभी हमने बात की थी चिकन नेक की, तो आपके एक तरफ है। अब जो एक रिलेशन की अगर बात करें, ठीक है, तो ये है एक मित्र राष्ट्र। किसका? इंडिया का एक मित्र राष्ट्र है। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि अगर हमारे रिलेशन अच्छे रहे तो यहां से एक रोड बनाया जा सकता है एज द सब्सटीट्यूट फॉर सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो कहां से होता हुआ सीधा मेघालय और बांग्लादेश से होता हुआ मेघालय, शिलोंग और असम तक पहुंच जाए, ताकि अगर इन फ्यूचर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे कोई हमला भी हो या ये किसी तरह से डैमेज हो तो इस रोड का पूरे तरीके से फायदा उठाया जा सके। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बांग्लादेश के बारे में। सो हमने अभी तक कितने देशों को डिस्कस कर लिया? 8 देशों को हमने डिस्कस कर लिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वो डिस्कस करेंगे सार्क के बारे में। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल काउंसिल के बारे में। ये अभी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया, आगे डिस्कस करेंगे। और सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे आसियान के बारे में, आसियान देशों के बारे में हम शुरू करेंगे। ठीक है, ये जो 8 देश हमने पढ़े वो कहाँ आते हैं? तो ये सार्क के अंडर आते हैं। सार्क में मतलब इस संगठन में आते हैं वो। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आपको समझ आई हो। सो आज के लिए इतना इनफ है। सो थैंक यू सो मच।